Welcome students, welcome to our ongoing test series discussion. So welcome to the classroom students. Okay. आज से जो हमारा टेस्ट सीरीज है उसमें अप्रोच हम लोग चेंज करेंगे। कुछ कहने का मतलब है कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास फैक्ट्स का नॉलेज है, हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग अपने फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को किस तरह उपयोग में लाएंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसी के आधार पे आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे आपका टेस्ट सीरीज आगे बढ़ते चला जाएगा, यही नॉलेज और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम लोग टेस्ट करना चालू कर देंगे। तो बेस्ट तरीका है अपने टेस्ट सीरीज को हम लोग को डिस्क्राइब करने का कि इट इज आवर नॉलेज हंट एक्सरसाइज। वी आर गोइंग टू हंट फॉर द नॉलेज, वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर facts and concepts whatever we know about any topic to solve this question. So with this students, let us begin our test series. ये slides दिखाई दे रहा है students, ये दिखाई दे रहा है which of the following wind causes rainfall that help in the rabi crops? Northeast monsoons, southwest monsoons, रिट्रीटिंग मॉनसून्स, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पवन बारिश का कारण बनती है जो रबी फसलों में मदद करती है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून, वापस लौटती मॉनसून, या पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात, अब हम लोग यहाँ एक कैच पॉइंट देखेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट रबी फसल। हम लोग रबी क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रबी क्रॉप्स। और रबी जो फसल है, इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में होगा, राइट? यानी कि सर्दियों के मौसम में इसकी बुआई होती है। द सीड्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। और इसमें क्वेश्चन है, किस पवन के द्वारा रबी फसलों को वर्षापात के द्वारा मदद मिलती है? मीन्स विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल टू द रबी क्रॉप्स? कौन सा पवन के द्वारा बारिश होता है जिससे कि रबी फसलों को मदद मिलता है? तो इसका पहला जो क्वेश्चन पॉइंट हमारा कि वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सी पवन भारत में बहती है। अब इसको देखिए, इस मैप को देखिए, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट मॉनसून की, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका इंडिया, और यहां से ये विंड जो है, ये आपको जो है बारिश, मीन्स दे आर ऑल मॉइस्चर लेडर विंड्स। ये समुद्र के रास्ते से, महासागर के रास्ते से अपने साथ जो है आर्द्रता लेते हुए भारत में प्रवेश करता है। इसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, क्योंकि जिस दिशा से ये दक्षिण दिशा से और दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करता है, मीन्स जिस दिशा से कोई पवन बहती है उसका नामकरण उसी तरह होता है। द नेम ऑफ द विंड
carries the direction it takes. And since these winds are blowing from south and west, hence it is known as southwest monsoon. Since ये पवन जो है दक्षिण पश्चिम से बह रही है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आपके भारत में 75% भारत में जो वर्षा होती है यही साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है। लेकिन ये साउथ वेस्ट मानसून जो है ये आपके गर्मियों के समय में होता है, मई ऑनवर्ड, मई के बाद से ये बारिश होता है। और इस समय रबी फसल जो है न रबी फसल की बुआई नहीं होती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है। हेंस साउथ वेस्ट मानसून्स आर ऑफ नो हेल्प टू रबी क्रॉप्स। तो हम लोग नेक्स्ट विंड देखते हैं, दूसरी पवन देखते हैं, और वो है आपका शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ। वो है आपका शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ये दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। ये स्टूडेंट, ये मैप दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये आपका 30 डिग्री उत्तर अक्षांश है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये आपका 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, राइट। तो यहां पे करीब 35 डिग्री उत्तर से लेके 65 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में एक पवन बहता है, एक विक्षोभ होता है, एक आपका डिस्टरबेंस होता है। पवन में एक डिस्टरबेंस होता है। वो डिस्टरबेंस क्या है? वो पवन का डिस्टरबेंस क्या है? वो पवन का डिस्टरबेंस ये है कि आप ये देख रहे हैं, ये 30 डिग्री जो है ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहां से गर्म हवा बहती है, और 65 डिग्री के करीब 65 डिग्री के करीब आपके ध्रुव इलाका से ठंडी पवन आती है। ध्रुव इलाका से ठंडी पवन आती है। You have cold winds blowing from polar areas. तो 65 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री उत्तर के बीच में, ये अक्षांश की बात कर रहे हैं, इन दोनों अक्षांशों के बीच में दो किस्म के ठंडी और गर्म पवनों का मिलन होता है। You have two type of winds, one coming from the polar area and the other coming from the tropical area. So these two type of winds meet each other and they are known as, they create disturbance, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, जिसको कि हम लोग जो है विक्षोभ कहते हैं, जिसको कि हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। ये जो घटना है ये उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और ये आपके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये आपका जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तरी गोलार्ध में भी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। they occur in the northern hemisphere also and they occur in the southern hemisphere also. और यही पवन जो है आपका ठंडे के दिनों में ड्यूरिंग विंटर, यही पवन ड्यूरिंग विंटर जो है सर्दियों के दिन में भारत में ये प्रवेश करती है और अपने साथ वर्षा लेके आती है। तो जब ये पवन भारत में प्रवेश करती है तो इट क्रिएट सम लाइट शावर्स, प्रोबेबली अप टू 3 वीक्स, हो सकता है 3 हफ्ते तक ये
बारिश लेके आए। जो आप सर्दियों में, भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है, यही आपका वेस्टर्न ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस या शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। और यही वर्षा जो है आपके रबी फसलों के लिए, आपके रबी फसलों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि उस समय बीज की बुआई होती है और ये वर्षा से इसके वृद्धि में, रबी फसलों के वृद्धि में मदद मिलता है। सो ट्रॉपिकल cyclonic disturbances, it brings with it some amount of rainfall that helps in the growth of rabi crops in India. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए और हम लोग एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए। तो वी हैव यूज्ड टू कॉन्सेप्ट टू स्टडी दिस आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज राइट इन कमेंट यदि क्वेश्चन समझ में आया तो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो सही आंसर है, इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात। सही आंसर है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, वेयर इज अमन ग्रोन? वेयर इज अमन ग्रोन? असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। हिंदी में देखिए, अमन कहां उगाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या सभी विकल्प। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? असम में, पश्चिम बंगाल में। हम दिखाई दे रहे हैं बच्चों? आर यू एबल टू सी मी? ओके, सो पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में और असम में 3 तरीके का चावल उगाया जाता है। There are 3 types of paddy that are grown in 1 year in states like Assam, West Bengal and Odisha. और इन चावल का नाम क्या है? इन चावल का नाम क्या है? तो इन चावल का नाम है, एक चावल है ओस, दूसरा चावल है अमन और तीसरा चावल है बोरो। तो ओस, अमन और बोरो ये 3 तरीके के चावल हैं जो कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में उगाई जाती है। सो दिस क्वेश्चन इज इजी। अब आ जाइए, Which are the important wheat growing zones in India? भारत में महत्वपूर्ण गेहूं उगाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ऑप्शन है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज मैदान। दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, दक्कन का काला मृदा क्षेत्र। तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य। चौथा है कोरोमंडल कोस्ट, चौथा ऑप्शन है कोरोमंडल कोस्ट। अब इसको देखिए, अब आपको एग्रीकल्चर का भी, कृषि का भी, फसलों का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए और ज्योग्राफी का भी, मैदानी इलाकों का, गंगा नदी का, सतलज नदी का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि आप सही आंसर पे आ सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है वीट पे, क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं पे। तो क्वेश्चन जो है, हम लोग याद रखिएगा कि वीट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गेहूं जो है उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिम भारत का एक मुख्य फसल है। तो हम ये नॉर्थ और नॉर्थ
वेस्टर्न इंडिया, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का ये मुख्य फसल है। अब देखिए दूसरा चीज, ये कैसे जलवायु में इस तरह के फसल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है शीत जलवायु चाहिए, आपको शीत जलवायु चाहिए। यू रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए शीतोष्ण जलवायु चाहिए, शीत जलवायु चाहिए, ठंडा चाहिए। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं जो है वो आपका रबी फसल है। व्हीट इज अ रबी क्रॉप। और जब इसको 50 से 75 सेंटीमीटर इसको बारिश भी चाहिए, इसको 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश भी चाहिए। और जब ये फसल पकता है, जब ये फसल पकता है तब इसको खिली हुई धूप चाहिए। इट रिक्वायर्स अ सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो गेहूं आपका रबी फसल है जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उगाया जाता है। जब इसे बुआई के समय, इसकी वृद्धि के समय आपको ठंडे मौसम की जरूरत है, शीत ऋतु की जरूरत है। यू रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन। और जब यह पकता है तो यू रिक्वायर अ सनशाइन, आपको खिली हुई धूप की जरूरत है। इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर तक आपको बारिश की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति हम लोग ठंडा के समय कहां देखते हैं मुख्यतः? तो मुख्यतः हम लोग देखते हैं, आप इस क्षेत्र में आ जाइए, ये मैप देखिए। ये जो मैप है ये आपका पंजाब का मैदान है और ये आपका गंगा का मैदान है। तो इसी को कहते हैं गंगा सतलज प्लेन या गंगा सतलज की मैदान। तो एक क्षेत्र यहाँ पे है जहाँ पे गेहूं की खेती होती है। दूसरा क्षेत्र आप देखेंगे, दूसरा क्षेत्र देखेंगे तो आप ये देखिए, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ऐसा ये वाला, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं दक्कन का है ना, ये दक्कन का ये क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ पे काली मिट्टी, जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल, वो क्षेत्र इसका जो है यहाँ भी उगाया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर है 1 और 2। ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन आपका ए इसका सही है। तो गेहूं आपके मुख्य रूप से गंगा सतलज के मैदानी इलाकों में उगाया जाता है और ये आपके दक्कन का जिस क्षेत्र में काली मिट्टी है वहां पे उगाया जाता है। यदि हम लोग राज्य के आधार पर बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो ये आपको पंजाब में उगाया जाता है, हरियाणा में मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो भारत के 6 राज्यों में इसकी खेती होती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहूं की खेती होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड इट? अब चलते हैं बाजरा। बाजरा को उगाने के लिए, बाजरा के फसल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है? वो है आपका बलुआ मिट्टी और वो है आपका उथले काली मिट्टी, यानी कि सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो इसका सही आंसर है
आपका ए ऑप्शन इसका सही है। सैंडी सॉइल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सैंडी सॉइल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और आपका उथली काली मिट्टी मतलब ऊपर ऊपर का क्षेत्र जो है आपके काली मिट्टी का है तो वहां है। तो बाजरा जो है बलुआ मिट्टी और उथले काली मिट्टी में इसकी फसल होती है। किस किस राज्य में आपके यहाँ बाजरा का उत्पादन होता है, ये फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है? तो एक है, पहला है आपके यहाँ राजस्थान में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। तो बाजरा भारत में मुख्यतः 5 राज्यों में उगाई जाती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। बाजरा इज मेनली ग्रोन इन 5 states of India, that is राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। बाजरा 5 राज्यों में उगाई जाती है और ये राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। राइट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के डिस्कशन का भाग है। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, ये हम लोग इस क्वेश्चन का कुछ अंश कल कर चुके हैं। Which of the following crop does not help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air? निम्नलिखित में कौन सी दाल नाइट्रोजन को वायु से लेकर मृदा उर्वरकता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? अब सो देखिए, कल हम लोग दलहन, कल हम लोग पल्सेस की बात किए, और पल्सेस यानी फली फसल, फलियां, जिसको कि हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स कहे हैं, जिसको कि हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं, जिसको कि हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। हम लोग इनमें इसमें ये बात किए थे कि एक इनके रूट नोड्यूल्स में, इनके जड़ में एक आप गोल गोल जैसा नोड्यूल देखेंगे, जिसको कि हम लोग राइजोबोम्स कहते थे, जिसको कि हम लोग राइजोबोम्स कहते हैं। ये राइजोबोम जो है आपके वातावरण में जो मुक्त नाइट्रोजन है उसका ये फिक्सेशन करती है, उसका ये स्थिरीकरण करती है, इसका ये स्थिरीकरण करती है। इट फिक्सेस, राइजोबियम फिक्सेस free nitrogen of the atmosphere to be utilized by the plants। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। तो मिट्टी की उर्वरकता प्रायः सभी दालों से बनती है। All pulses helps in restoration of soil fertility because of the presence of rhizobium, right? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखिए, अब ये क्वेश्चन का कैच समझिए, यदि समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। ये कल का कॉन्सेप्ट है, जो स्टूडेंट्स कल क्लास नहीं किए होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो स्टूडेंट कल क्लास किए हैं आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? प्लीज राइट टू मी। ये समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो ये क्वेश्चन जो है, ये जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं ये सब आपका दलहन है, ये सब आपका पल्सेस है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी दाल है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है? कौन सी दाल जो है नाइट्रोजन को वायु से लेकर मृदा उर्वरकता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? हालांकि ये सारा दाल है, तो सही ऑप्शन है अरहर। अरहर है doesn't help in the soil fertility, it doesn't have the capability
टू फिक्स नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड स्टूडेंट्स? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे, वाई आर कोरोना वायरस सो नेम्ड? कोरोना वायरस को क्यों नाम दिया गया है? हम लोग जो कोरोना वायरस, अब हम लोग कोरोना वायरस के सेक्शन पे हैं। धीरे धीरे कोरोना वायरस पे आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा। अभी हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी लेवल तक पहुंचेंगे। तो बेसिक नॉलेज ये पूछा जा रहा है कि ये कोरोना वायरस जो है इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया है ना? क्यों? बिकॉज इट हैज क्राउन लाइक स्पाइक्स, बिकॉज इट इज थ्रेड लाइक, बिकॉज इट इज राउंड इन शेप, और नन ऑफ दीज। कोरोना वायरस को क्यों नाम दिया गया है? कांटे जैसे ढांचों में मुकुट जैसा आकार इसलिए, या धागे की तरह है इसलिए, कि आकार में गोल है इसलिए। अमरिंदर, आई सॉ योर कॉमेंट। हम बात किए थे कि आप बोर्ड में देखिए। लेट्स गेट बैक टू अमरिंदर्स क्वेरी। हम इसीलिए पूछे थे, हम आप लोग से इसीलिए पूछे थे, समझ में आया कि नहीं? हम इस सब को मार्क किए थे कि दे आर ऑल पल्सेस। ये सारे दाल के कैटेगरी में आते हैं, और जितने भी पल्सेस हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर लेगुनस प्लांट्स, यानी कि दे हेल्प इन द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। बट कौन सा, क्वेश्चन आपका ये है, कौन सा पल्सेस है, कौन सा दाल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद नहीं करता है? तो वो है आपका अरहर। आई हैव नेवर सेड कि इट इज नॉट अ लेगुमिनस प्लांट। हम सिर्फ यही कहते हैं कि दीज आर ऑल पल्सेस। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर हुआ? कंफ्यूजन? अमरिंदर, इज इट क्लियर? I have mentioned that all these are pulses. आप देखिए, उड़द, मूंग, मसूर एंड अरहर, they are all pulses. ये सारा दाल है, ये सारा दाल है। लेकिन ये तीन दाल जो है, उड़द, मूंग और मसूर जो है, it fixes nitrogen from the air, but अरहर doesn't fixes nitrogen from the air. Okay, let's come to coronavirus. कोरोना वायरस को ऐसा नाम क्यों दिया गया है? अब इसको देखिए, स्लाइड्स को देखिए। अब स्लाइड में आप देखेंगे तो कोरोना वायरस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कोरोना वायरस आप देखेंगे ये मुकुट की तरह है, और कुछ इसके ऊपर एक कांटे की तरह लगा हुआ है। तो आप देखिए, कोरोना वायरस, ये जो वायरस है ये मुकुट की तरह लग रहा है, और इस पे एक जो है आपका एक निडल की तरह, एक तार की तरह कुछ गुथा हुआ है। सो कोरोना वायरस हैज बीन नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स क्राउन लाइक स्पाइक्स। कोरोना वायरस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके मुकुट जैसे आकार पर कांटे जैसे ढांचे हैं। मुकुट जैसे आकार पर कांटे जैसे ढांचे हैं। आया समझ में क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोवेल कोरोना वायरस? निम्नलिखित में से कौन नोवेल कोरोना वायरस है? अब इसको समझिए कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। हम लोग 4 मानव कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। वो 4 क्या क्या है?
पहला है आपका 229E, इसको हम लोग अल्फा कोरोना वायरस कहते हैं। दूसरा है आपका NL63, इसको भी हम लोग अल्फा कोरोना वायरस कहते हैं। तीसरा है आपका OC43, ये बीटा कोरोना वायरस है। और चौथा है आपका HKU1, चौथा है आपका HKU1। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है। ये दोनों अल्फा कोरोना वायरस है और ये दोनों आपका बीटा कोरोना वायरस है। ठीक है, तो 229E NL63 अल्फा कोरोना वायरस है और OC43HK0U1 आपका बीटा कोरोना वायरस है। तो ये सबसे समान ह्यूमन कोरोना वायरस है, दे आर कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस। ये लोग जो हैं समान रूप से मानव कोरोना वायरस हैं। अब इसके आगे देखिए, इसमें से ये जो है बीटा कोरोना वायरस में से एक कोरोना वायरस है जिसको कि आप MERS कहते हैं, मर्स कोरोना वायरस। मर्स कोरोना वायरस ये एक तरह का बीटा कोरोना वायरस है। और ये मर्स कोरोना वायरस जो है, ये जो बीमारी उत्पन्न करती है उसको हम लोग कहते हैं मर्स, इसको हम लोग कहते हैं मर्स। ये दिखाई दे रहा है मर्स, और मर्स का मतलब होता है, मर्स का मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये है मर्स का मतलब। और एक और बीटा कोरोना वायरस होता है जिसको कि हम लोग सार्स CoV कहते हैं, सार्स CoV। ये भी आपका जो है बीटा कोरोना वायरस है। और इसके कारण जो बीमारी होता है उसको हम लोग सार्स कहते हैं, सार्स। और सार्स का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको कि आप सार्स कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये 6 तरीके का कोरोना वायरस देखे हम लोग। और एक 7वां तरीके का कोरोना वायरस है जिसको कि हम लोग सार्स CoV2 कहते हैं, जिसको कि हम लोग सार्स CoV2 कहते हैं। और यही सार्स CoV2 आपका नोवल कोरोना वायरस है। यही आपका सार्स CoV2 जो है आपका नोवल कोरोना वायरस है। तो सही आंसर है इसका डी, सार्स CoV2, यही आपका नोवल कोरोना वायरस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर एक बार एक्सप्लेन कर दें? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज डू लेट मी नो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? कैन वी गो अहेड? ओके, लेट्स गो अहेड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, है ना। यदि कोविड-19 बीमारी होता है तो इसके आम लक्षण क्या हैं? तो आप देखेंगे
कि सिर दर्द, स्वाद या गंध का नुकसान, बुखार, सूखी खांसी, थकान, ये जो है आप देखेंगे सब लक्षण है। लेकिन क्वेश्चन है सबसे समान, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो है आपका फीवर यानी कि बुखार, वो है आपका ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, और तीसरा है टायर्डनेस यानी थकान। अभी तक जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हुए हैं सब में ये समान लक्षण देखा गया है। इसके अलावा आपका बंद नाक है ना, नेजल कंजेशन जिसको कहते हैं, नेजल कंजेशन या बंद नाक भी लक्षण है। आपका हेडेक, सिर दर्द भी लक्षण है। शरीर में भी दर्द है तो भी लक्षण है। लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यदि गंध का आप समझ में नहीं आ रहा है, खाने का स्वाद नहीं लग रहा है, तो भी ये कोविड-19 का लक्षण है। लेकिन क्वेश्चन है सबसे समान लक्षण। तो WHO के अनुसार सबसे समान लक्षण है फीवर या बुखार, ड्राई कफ या सूखी खांसी, तीसरा है टायर्डनेस या थकान। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कह रही है। अब आ जाइए, अब इसको देखिए। अभी जो है ये क्वेश्चन है आपका क्वारंटाइन, आइसोलेशन और फिजिकल डिस्टेंसिंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आजकल हम लोग सुनते हैं शब्द क्वारंटाइन या फिजिकल डिस्टेंस, ये सारा शब्द जो है ये WHO के द्वारा दिया गया है। ये आम भाषा में जो हम लोग क्वारंटाइन शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये एक टेक्निकल शब्द है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। अब इसमें देखिए क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। क्वारंटाइन का मतलब होता है कि आपको दूसरे से अलग कर दिया जाए। कैसे स्थिति में अलग किया जाए? क्वारंटाइन का क्या सबसे बड़ा जो है कारण क्या है कि आप में कोविड-19 का लक्षण नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों को के संपर्क में आ गए हैं जिनको कि कोविड-19 हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में उस शख्स को, उस व्यक्ति को दूसरे से अलग कर दिया जाता है, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स अ पर्सन डज नॉट हैव द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 बट दैट पर्सन हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु हैज कोविड-19। Therefore, that person is restricted from other people. उसी को हम लोग क्वारंटाइन कहते हैं। तो ए का सही जो है ऑप्शन है 2। दूसरा शब्द है आइसोलेशन, पृथक्करण, है ना। आइसोलेशन या पृथक्करण। आइसोलेशन और पृथक्करण का मतलब ये होता है कि आप बीमार हैं, आपको कोविड-19 हो चुका है और इसलिए आपको अलग किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जिसको कि कोविड-19 हो चुका है, वो बीमार हैं और उनको और लोग से अलग किया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेशन या पृथक्करण। बी का सही ऑप्शन है 3। फिजिकल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी, यानी कि शारीरिक दूरी। ये देखिए हम लोग जो बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये गलत बात है, ये गलत शब्द है। हम सामाजिक रूप से हम आपसे अलग कैसे हो गए? हम तो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपके सुख दुख में हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस है। तो ये फिजिकल डिस्टेंस, ये शारीरिक दूरी जो शब्द है WHO के द्वारा दिया गया है, और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में 1 मीटर की दूरी। तो इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है
Which protein is associated with COVID-19? Whey protein, S protein, soy protein and casein protein. COVID-19 किस प्रोटीन से जुड़ा हुआ है? मट्ठा प्रोटीन, S प्रोटीन, सोया प्रोटीन या कैसीन प्रोटीन? अब इसका आंसर देखते हैं। सोय प्रोटीन क्या है ना? सोय प्रोटीन जो है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का ये प्रोटीन है, कुछ गुणवत्ता वाला ये प्रोटीन है। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? आर यू एबल टू सी इट? तो हाई क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। और इस सोए प्रोटीन के कारण क्या होता है कि आपके शरीर में अमीनो अम्ल, आपके शरीर में अमीनो अम्ल का, अमीनो एसिड का निर्माण होता है। बिकॉज ऑफ सोए प्रोटीन आपके शरीर में, बिकॉज ऑफ सोए प्रोटीन यू हैव अमीनो एसिड्स इन योर बॉडी, यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन योर बॉडी। और ये अमीनो एसिड से आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। यू हैव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी। और ये जो प्रोटीन है आपके मांसपेशियों के लिए, आपके ऊतक के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके टिश्यू के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सोय प्रोटीन यदि समझ में आया स्टूडेंट, तो सोय प्रोटीन इज नॉट एसोसिएटेड विद कोविड-19। सोय प्रोटीन जो है कोविड-19 से संबंधित नहीं है। सोय प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से ये संबंधित है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब देखिए ये वाला फिगर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये फिगर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? ये फिगर दिखाई दे रहा है? ये फिगर देखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं एस प्रोटीन की, एस प्रोटीन की, ठीक है? अब देखिए ये है आपका कोरोना वायरस। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये है आपका कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस में ये देखिए ये भाग जो है ये है आपका एस प्रोटीन। ये एस प्रोटीन क्या करती है? जब ये कोरोना वायरस मानव कोशिका के संपर्क में आती है, when this कोरोना वायरस comes in contact with human cells, तो ये जो एस प्रोटीन है एक हुक की तरह इसके साथ चिपक जाती है। ये जो आपका एस प्रोटीन है ये हुक के साथ मानव सेल में, ह्यूमन सेल में, मानव कोशिका में ये चिपक जाती है। तो आपका एस प्रोटीन जो है ये कोरोना वायरस से संबंधित है। आपका एस प्रोटीन जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। एक और समझ लीजिए, एक और प्रोटीन है जिसको कि हम लोग कैसीन प्रोटीन कहते हैं, जिसको कि हम लोग कैसीन प्रोटीन कहते हैं। आपके ऑप्शन में दिया गया है ये आपका कैसीन प्रोटीन है ना? ये डेयरी प्रोटीन है, डेयरी प्रोटीन। ये आपका डेयरी प्रोटीन है। ये आपका दूध वाला, ये दूध से ये प्रोटीन आपको मिलता है। ये आपका डेयरी प्रोटीन है। और ये क्या करता है? धीरे धीरे ये जो है एनर्जी, ऊर्जा को रिलीज करता है। और चूंकि ये धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करता है तो ये आपके मसल्स को बूस्ट अप करता है, आपके मांसपेशियों में ये ताकत लाता है। इसीलिए सोने से पहले दूध का सेवन किया जाता है। One should have milk before sleeping because in that case you will have casein protein, you will have casein protein, you will have casein protein, or casein protein slowly releases protein. So when you sleep, this casein protein will slowly releases its energy that will help in the build up of your muscles. तो casein protein दूध के द्वारा आपको मिलता है, जिसके द्वारा धीरे धीरे ऊर्जा का जो है निष्कासन होता है, धीरे धीरे ऊर्जा निकलती है। और ये ऊर्जा आपके मांसपेशियों के लिए ये मदद करता
है। तो मेरे क्लास स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। कल भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा और फिर हम लोग उसको नॉलेज हंट की तरह, कुछ आपकी हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, एंशिएंट इंडिया का एक क्वेश्चन है, कुछ भाग एंशिएंट इंडिया पे है, जिसमें कि कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसको कि आप जानते हैं लेकिन नॉलेज अप्लाई करके उसको आंसर करना है। कुछ इकोनॉमिक्स पे होगा, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होगा और एक दो करंट अफेयर्स पे आपका क्वेश्चन होगा। सो विल कम विद अ न्यू सेट टुमारो एंड टुडे विल मीट फॉर मेंस एट 7 PM। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टेस्ट सीरीज डिस्कशन और हम लोग 7 बजे मेंस के डिस्कशन के लिए मिलेंगे। यदि कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट स्टूडेंट्स? ओके, इन केस यू डोंट हैव, देन लेट्स bid ourselves a goodbye and we'll meet at 7 PM. Thank you.